देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को इस तरह से भी बनाया जा सकता है, एक तरीके से और भी बना सकते हैं हम लोग। इसमें हमें कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि ये ए और बी तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, और ये पॉइंट जो है इसको मैं सी लिख देता हूँ, एंड दिस पॉइंट इज डी। आप इसको सी लिखना चाहे इसको डी लिखना चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब देखिए इसको सिंपल सर्किट में, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करते हैं पहले, फिर सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट ए है और दूसरे पॉइंट को हमने बी लिख दिया। अब फर्स्ट कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं, नंबर वाइज चलेंगे। ये फर्स्ट कैपेसिटर है, इसका फर्स्ट एंड कनेक्टेड है ए पॉइंट पे, तो हमने इसके फर्स्ट एंड को कनेक्ट कर दिया ए पॉइंट पे। सो दिस इज द फर्स्ट एंड ऑफ द कैपेसिटर C1 इज कनेक्टेड एट द ए पॉइंट। इसका सेकंड एंड कहां पर कनेक्टेड है, तो आंसर है सी पॉइंट पे। तो इसके सेकंड एंड को जहां पर भी आप कनेक्टेड दिखाना चाहोगे, उस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, उस पॉइंट को हम लोग सी लिखेंगे। नेक्स्ट, अब सी पॉइंट के साथ और कौन कौन कनेक्टेड है? सी पॉइंट के साथ C2 का एक एंड कनेक्टेड है और C2 का दूसरा एंड बी पर कनेक्टेड है। तो सेकंड कैपेसिटर का एक एंड तो सी पे कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंड कहां पे कनेक्ट कर दिया, दूसरा एंड हमने कनेक्ट कर दिया बी पॉइंट पे। दिस इज द सेकंड कैपेसिटर। थर्ड कैपेसिटर ये C3 है, C3 का एक एंड ए पर कनेक्टेड है, दूसरा एंड डी पर कनेक्टेड है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक और सीरीज। here this is the C3 and which is connected to the another point, that point is D। एंड फोर्थ कैपेसिटर का एक एंड डी पे कनेक्ट करना है, दूसरा एंड बी पे कनेक्ट करना है। तो एक एंड को डी पे कनेक्ट कर देंगे और दूसरे एंड को कहाँ कनेक्ट कर देंगे, दूसरे एंड को बी पे कनेक्ट कर देंगे, एंड दिस इज द C4। ये C4 हो गया। ओके, अब इसमें एक कैपेसिटर और बचा है, वो कैपेसिटर हम लोग बनाते हैं। वो कौन सा है, तो आंसर है C5। C5 कहां पर कनेक्टेड है, फर्स्ट डायग्राम में। वो फर्स्ट डायग्राम में कनेक्टेड है C और D के बीच में, तो हम इसको C और D के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। सो हियर दिस इज द फिफ्थ कैपेसिटर विच इज C5 विच इज कनेक्टेड बिटवीन द C एंड D। देख लीजिए, इसका एक एंड C पर कनेक्टेड है, दूसरा एंड D पर कनेक्टेड है, तो ये बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया और क्वेश्चन में एक स्पेशलिटी दे रखी है, क्या स्पेशलिटी दे रखी है कि सबके कैपेसिटेंस सेम है। कौन कौन से, C1 C2 C3 C4, तो इनके कैपेसिटेंस तो सेम आ रहे हैं। अगर इनके कैपेसिटेंस सेम आ रहे हैं तो इस केस में ये सेम वोल्टेज को कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में चलो दे रखा है 10 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर मैंने यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर रखा है, तो ये 10 वोल्ट की बैटरी क्या करने वाली है, ये 10 वोल्ट की बैटरी को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो इससे हमें ये फायदा होगा कि ये फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट यूज कर रहा है बैटरी के चार्ज होने में, ये बैटरी के 5 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ का पोटेंशियल बता सकते हो, यहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट था, 5 वोल्ट इसने कंज्यूम कर लिए, सो हेयर इट विल द पोटेंशियल 5 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल भी कितना रहेगा, 5 वोल्ट रहेगा, और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। तो देख लो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट विच इज इक्वल टू द सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये ईएमएफ के सोर्स के इक्वल है, तो ये इसका सर्किट हो गया। अब इस केस में यहाँ पर इसने 5 वोल्ट कंज्यूम किए, इसने 5 वोल्ट कंज्यूम किए, तो बाकी का जो पोटेंशियल बचा वो 5 बचा। तो यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। क्या कैपेसिटर 5 चार्ज होगा क्या, तो आंसर है नो, चार्ज ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेयर VC इज इक्वल टू VD, potential at C is equal to potential at D. So this is the balanced condition of Wheatstone bridge. So this is the balanced condition of Wheatstone bridge. तो ये Wheatstone bridge की कैसी कंडीशन है, ये बैलेंस कंडीशन है। ये ऑलरेडी आपने स्टडी कर रखा है, तो इसको समझने में ज्यादा परेशानी आनी नहीं चाहिए आपको। ओके, अगर ये बैलेंस कंडीशन है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल कैसा मिल रहा है, सब जगह पर सेम पोटेंशियल मिल रहा है। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, जो भी एक्सप्लेनेशन देनी थी वो तो हो चुकी है। सो हेयर द पोटेंशियल VC, और D पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा VD, और ये दोनों पोटेंशियल अगर बराबर है तो C5 इज इनइफेक्टिव। C5 इज इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव का मतलब है कि इसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। अगर चार्ज ही स्टोर नहीं होगा तो हम इसको कनेक्टेड क्यों दिखा रहे हैं, इसको पड़ा रहने दें तो भी ठीक है, अगर ये नहीं है तो भी ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अच्छा ये बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, ये बैलेंस कंडीशन होती है।
लेकिन अभी इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा हुआ है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए ये डायग्राम को देखना पड़ेगा आपको। ये C1 C2 किस में दिख रहे हैं? तो आंसर है सीरीज में है। ये दोनों किस में है? सीरीज में। ये दोनों किस में है? सीरीज में। और इसका जो आंसर आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ये कितने माइक्रोफेरेड का है? ये 4 माइक्रोफेरेड का है। ये C2 भी कितना है? इट इज ऑल्सो 4 माइक्रोफेरेड। तो हम लोग किसको सॉल्व करते हैं? C1 C2 को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट ऑफ C1 C2। तो C1 C2 किस में दिख रहे हैं? सीरीज में है। सीरीज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/C12 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। देखो मैं C1 और C2 को सॉल्व कर रहा हूं, तो इसके रिजल्टेंट को मैंने C12 से लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा सर्किट को हम सॉल्व कर चुके हैं। रेजिस्टेंस में भी आप ऐसा कर सकते हो, नेमिंग करने के बाद में रिजल्टेंट को जो जो रेजिस्टेंस आप सॉल्व कर रहे हो उसी नाम से लिख सकते हो। इसके बाद में इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/4 एलसीएम आएगा 4, ये 1 + 1 दिस विल बी 2/4। लास्ट में रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करोगे तो C12 कितना आ जाएगा? 4/2 दिस विल बी 2 माइक्रोफेरेड। ये 2 माइक्रोफेरेड आएगा। अब दोबारा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। किसके लिए? C3 और C4 के लिए। क्या लिखेंगे? सिमिलरली ये वाले भी तो सेम है ना, C3 C4, ये भी 4 माइक्रोफेरेड के हैं और ये भी किसमें? ये भी सीरीज में है। अगर ये भी सीरीज में है तो हम लोग C34 को सॉल्व करके डायरेक्टली लिखेंगे 2 माइक्रोफेरेड। ये 2 माइक्रोफेरेड आ गया। ओके, अब आगे की कहानी देखिए। आगे की कहानी ये है कि हम इनको सॉल्व कर चुके हैं, तो अब इसका एक सिंपल सर्किट बना सकते हैं। वो सिंपल सर्किट देखिए क्या होगा, जिसमें ए पॉइंट आएगा और यहाँ पर हमने C12 को सॉल्व कर रखा है, यहाँ पर हमने सॉल्व कर रखा है C34 को, और ये दोनों किस में दिख रहे हैं? ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। और कितने कितने माइक्रोफेरेड आ रहा है इनका रिजल्टेंट? 1 2 का और 3 4 का 2 माइक्रोफेरेड। ये 2 माइक्रोफेरेड पैरेलल में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे C net इज इक्वल टू C12 प्लस C34। सिंपली ऐड कर देंगे, पैरेलल में है तो 2 + 2 दिस विल बी 4 माइक्रोफेरेड। तो 4 माइक्रोफेरेड इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। ये इसका फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड आंसर के बारे में सुनिए। स्टोर्ड चार्ज व्हेन कनेक्टेड टू 10 वोल्ट बैटरी अक्रॉस ए एंड बी। अगर ए और बी के बीच में हम बैटरी कनेक्ट कर दें तो ये कितना चार्ज स्टोर करेगा? तो पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो तब हम बता सकते हैं कि ये कितने चार्ज को स्टोर करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस तो सॉरी दे ही रखा है क्वेश्चन में, 10 वोल्ट दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? चार्ज की कैलकुलेशन करते हैं। इससे पहले वाले डायग्राम को दोबारा से बनाना पड़ेगा क्योंकि उसी डायग्राम की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे, या इस डायग्राम से भी हो जाएगा, इस डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो इसी से सॉल्व कर लेते हैं। C12 था कितना? 2 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पर एक कैपेसिटर था C34, और ये भी कितना था? ये भी था 2 माइक्रोफेरेड, और ये B। और इन दोनों के बीच में हमने कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है? 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है। तो पोटेंशियल तो ऑलरेडी दे ही रखा है। ओके, अब दोनों पैरेलल में, पैरेलल में तो इसको भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा क्योंकि दोनों कहाँ पर कनेक्टेड है? ए और बी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। सो दीज आर द ए एंड बी पॉइंट्स। Here potential is 10 volt, here potential is 0 volt, so potential difference for this capacitor is 10 volt and for this capacitor is also 10 volt. अगर इसको 10 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा है तो कितना चार्ज स्टोर करेगा? तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV। कौन से वाला C लिखेंगे? C12, इसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफेरेड। पोटेंशियल कितना अप्लाई कर रखा है? 10 वोल्ट, तो लिखेंगे 10 वोल्ट। 2 इंटू 10 20 माइक्रोफेरेड इंटू वोल्ट। फेरेड इंटू वोल्ट को बोला जाता है कूलम। सो 20 माइक्रो कूलम का चार्ज स्टोर करेगा। तो इसने भाई साहब चार्ज स्टोर कर लिया 20 माइक्रो कूलम का। अब इसके लिए क्या कैलकुलेट करें? डायरेक्टली लिख देते हैं दिस विल स्टोरिंग द चार्ज 20 माइक्रो कूलम। और अगर इनको मैं सेपरेट कर दूं, अलग अलग कर दूं, जैसा कि इससे पहले वाले डायग्राम में किया हुआ था, तो चार्ज की क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा क्या? तो आंसर है कोई चेंज नहीं आएगा।
तो यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है C1, यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर कनेक्टेड है C2, हियर दिस इज C3 एंड दिस इज C4। सीरीज में चार्ज कैसा रहता है, सेम रहता है क्या? तो अगर ये 20 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर कर रहा है, तो अगर आप इनको सेपरेट कर दोगे, दोनों को अलग अलग कर दोगे, इसको 4 माइक्रोफेरेड कर दोगे, इसको 4 माइक्रोफेरेड कर दोगे, उस केस में भी ये कितना चार्ज स्टोर करेंगे? उस केस में भी ये चार्ज स्टोर करेंगे कितना? 20 माइक्रोकूलम का, 20 माइक्रोकूलम का। ऐसा क्यों? अभी भी दोनों सेम चार्ज स्टोर कर रहे हैं। जब मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, C12 को सेपरेट करके लिख दिया, तो उसका रीजन ये है कि अब ये सीरीज में आ चुके हैं। इन दोनों को टोटल 10 वोल्ट मिल रहा था, तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल ये लेगा, 5 वोल्ट का पोटेंशियल ये लेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल तो 5 वोल्ट हो चुका है, यहाँ पर पोटेंशियल तो 5 वोल्ट हो चुका है, लेकिन कैपेसिटेंस कितना हो चुका है? 4 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटेंस डबल हो चुका है। इस केस में क्या था? इस केस में इसको 10 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा था, 10 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा था, और कैपेसिटेंस था 2 माइक्रोफेरेड। 2 माइक्रोफेरेड इंटू 10 किया था। यहाँ पर भी करके देख लो, इसको 5 वोल्ट मिलेगा पोटेंशियल, क्योंकि दोनों सेम कैपेसिटेंस के, हाफ ऑफ पोटेंशियल दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम होगी इसको चार्ज करने में, वो 5 वोल्ट होगी। इसको चार्ज करने में जो एनर्जी कंज्यूम होगी बैटरी की, वो भी 5 वोल्ट होगी। तो ये 5 वोल्ट इंटू 4 माइक्रोफेरेड, 5 इंटू 4 करोगे फिर से 20 माइक्रोकूलम आएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C1, C2, C3, C4 ये सब कितने कितने चार्ज को स्टोर करेंगे? ये सब 20 माइक्रोकूलम चार्ज को स्टोर करेंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। ओके, अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व करके बताना फटाफट से। इसकी जो एक्सरसाइज है वो काफी इजी है, उसके क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, 3-4 कैपेसिटर है ऐसे कनेक्टेड है। ये डायग्राम बना लो आप भी। एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्टेड है ए और बी पॉइंट के बीच में। दीज आर द टर्मिनल्स ए एंड बी। और यहाँ पर 2-3 कैपेसिटर और कनेक्टेड है, C1, C2, C3 एंड C4। और ये सारे कितने माइक्रोफेरेड के हैं? ये सब हैं 10 माइक्रोफेरेड के। एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है और चार्ज बताना है। These are C1, C2, C3, C4 all are of 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड के सारे। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करेंगे। सो वोल्टेज अप्लाइड इज 500 वोल्ट। ये डायग्राम में ही बता दी मैंने आपको। अब आपको इसमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट आप इसमें मेरे को कैलकुलेट करके बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सेकंड, चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर। अब देखिए, चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए आपको इस डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ए और बी पॉइंट के बीच में तो पोटेंशियल 500 वोल्ट है। सो दिस इज द 500 वोल्ट। और ये जो कैपेसिटर है ये तो C4 है, ये 10 माइक्रोफेरेड का। और ये तीन कैपेसिटर को हमने सॉल्व कर लिया। ये तीनों सीरीज में थे, और अगर ये सीरीज में थे तो इनका कैपेसिटेंस आएगा C123 एंड इट्स कैपेसिटेंस इज 10/3 माइक्रोफेरेड। अब ये दोनों पैरेलल में। तो अगर आपको चार्ज बताना है, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो उसके लिए आप ये वाला डायग्राम काम में लीजिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में तो इसको भी 500 वोल्ट मिलेंगे, इसको भी 500 वोल्ट मिलेंगे, और कैपेसिटेंस आपको बता रखे हैं। अगर कैपेसिटेंस आपको पता है और पोटेंशियल आपको बता रखा है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है, तो चार्ज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला से। करो कैलकुलेट इसको।
देखिए एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस हैं और ये एनसीईआरटी बुक पे जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इजी हैं। अरे साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? हैंड रेज करो अगर कुछ दिक्कत है तो। ठीक है जी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, दो चार्जेस है जिनका कुछ चार्ज बता रखा है और 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में है। तो मैं डायग्राम से आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। दो चार्जेस का सिस्टम दे रखा है इसमें। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पहला चार्ज है विच इज 5 into 10 to the power -8 कूलॉम and second charge is placed here on the another side of this line -3 into 10 to the power -8 coulomb. So these are the two charges which are separated by a distance of 16 centimeter. जो दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे? सो आंसर इज 16 सेंटीमीटर। ओके, अब इसने बोला कि कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P वेयर वी आर एज्यूमिंग दैट potential at P is 0. At what point potential is 0 ये कैलकुलेट करना था। तो P पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल मान लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल 0 है। इसकी आपको लोकेशन बतानी है P पॉइंट की। P पॉइंट की आपको लोकेशन कैलकुलेट करनी है कि कहाँ पर होगा ये। चलिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं x, देन दिस डिस्टेंस भी 16 माइनस x, ये 16 माइनस x हो जाएगा। अब अगर P पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एज पर द क्वेश्चन इसको हम लोग A मान लेते हैं और इसको हम लोग B लिख देते हैं। सो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज A इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज B, दोनों इक्वल होंगे और एक जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव आना चाहिए। इसके कारण जो पोटेंशियल है वो मान लीजिए +10 वोल्ट आ रहा है, इसके कारण जो पोटेंशियल आएगा वो -10 वोल्ट आएगा। सो फर्स्ट चार्ज का जो पोटेंशियल है वो +10 वोल्ट है, दूसरे चार्ज का पोटेंशियल -10 वोल्ट है। कौन से पॉइंट पर? तो आंसर है ये P पॉइंट पर। सो दिस इज द P पॉइंट, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल 0 है तो दोनों चार्ज का पोटेंशियल श्योरली कैसा होना चाहिए? अपोजिटली होना चाहिए, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। ओके, अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज A, इस चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल है? सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला K इंटू Q। चार्ज कितना है? 5 into 10 to the power -8 एंड डिस्टेंस इज इन द सेंटीमीटर। सो दिस इज x into 10 to the power -2, इसको मीटर में लिखा हमने, इज इक्वल टू -k की वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, multiply by -3 into 10 to the power -8. So this is the charge and the distance of the charge from the P point is 16 minus x, and 16 minus x is also in the centimeter, so we are converting it to the meter. इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये -2 से 10 to the power -2 कैंसिल, -8 से -8 कैंसिल, k से k कैंसिल, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। So here the next will be 5 upon x is equal to minus minus plus 3 divide by 16 minus x, divide by 16 minus x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये इधर आएगा, दिस विल बी 80 minus 5x, और x का इससे मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी 3x। सो 80 minus 5x is equal to 3x, माइनस 5x को उधर शिफ्ट कर दो, दिस विल बी 80 is equal to 8x, x is equal to 80 upon 8, so x is equal to 10 centimeter. So the
P point where the potential is 0 is at the 10 centimeter distance from the charge 5 into 10 to the power minus 8 कूलम। तो पहले चार्ज से ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, दूसरे चार्ज से कितने डिस्टेंस पर होगा? तो आंसर है 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। तो लोकेशन हम लोग दोनों जगह से बता सकते हैं, फर्स्ट चार्ज से भी बता सकते हैं और सेकंड चार्ज से भी बता सकते हैं, दोनों तरफ से लोकेशन बताई जा सकती है।